देखो, ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि जब हम कोई हॉरर फ़िल्म देखने जा रहे होते हैं, तो उस हॉरर फ़िल्म के लाइक पोस्टर में लिखा हुआ रहता है नॉट फॉर फेंट हार्ट्स। बट सोचो अगर कोई लव स्टोरी वाली फ़िल्म आई है और उस फ़िल्म के साथ भी आपको वही फ़ियर फैक्टर देखने को मिले जो किसी हॉरर फ़िल्म में देखने को आपको मिलता है। जबकि उस लव स्टोरी वाली फ़िल्म में ना कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, ना ऐसा कोई हॉरर एलिमेंट है, उसके बावजूद भी वो फ़िल्म भी आपको एक फ़ियर फैक्टर देके जाती है। तो आपको क्या लगेगा? यही ना कि उस फ़िल्म में ह्यूमन हॉरर्स के बारे में दिखाया गया होगा। एंड कल जब मैंने धड़क 2 को थिएटर में जाके एक्सपीरियंस किया, तो मैं यहाँ पर भी उसी बात को रिपीट करना चाहूँगा, नॉट फॉर द फेंट हार्ट्स। क्योंकि ये फ़िल्म सच में उन ह्यूमन हॉरर्स को लाइक कवर करती है ना, जो आज के टाइम पे इधर लोग देखना नहीं चाहते या फिर देख के अनदेखा कर देते हैं। और इस फ़िल्म में ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं ना, जो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बयाँ करते हैं। लेकिन इस फ़िल्म को पूरा देखने के बाद जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया था ना, वो था इसके क्लाइमेक्स सीन को लेके। देखो, किसी भी फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स सीन है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ताकि ऑडियंस जब उस फ़िल्म को देखने के बाद थिएटर से निकले, तो उनके दिमाग में वो फ़िल्म काफ़ी लंबे समय तक रहे। एंड ये फ़िल्म उस चीज़ को करने में सफल भी हुई है। और देखो, जब मैंने इस फ़िल्म की एंडिंग को देखा ना, तो मुझे एक और फ़िल्म की एंडिंग की याद आ गई, और वो है रायन गॉसलिंग की फ़िल्म ब्लू वैलेंटाइन की। जहाँ पर उस फ़िल्म की एंडिंग में आने से पहले फ़िल्म में जो 2 लीड एक्टर्स रहते हैं ना, उनके बीच एक हेवी आर्गुमेंट होता है और उसके बाद एक खामोशी। लेकिन हमें क्लाइमेक्स में ये नहीं दिखाया जाता कि इन कैरेक्टर्स की ये कहानी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होने वाली है। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड सेम यही चीज़ धड़क 2 में भी की गई है। यहाँ पर इस फ़िल्म की जो क्लाइमेक्स वाली सीन है ना, जिसे हम एक तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन भी कह सकते हैं, वो काफ़ी स्वीट एंड काफ़ी सिंपल है। लेकिन फ़िल्म वहीं पे एंड हो जाती है और हमें ये क्लियर कट आंसर नहीं मिलता कि क्या जो हमने ये पूरी फ़िल्म देखी और जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के अराउंड हमें दिखाया गया है, क्या वो आगे भी कंटिन्यू होने वाला है उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर के साथ पूरे फ़िल्म भर में गलत किया था, या फिर अब सब कुछ सही हो चुका है। और यहीं पर फ़िल्म हमें ये चांस देती है कि हम अपने दिमाग में इस फ़िल्म की कहानी को आगे लेकर चलें कि फ़िल्म आगे किस तरीके से कंटिन्यू होने वाली है। क्या चीज़ें बदलेंगी या फिर सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर को भी आगे और सर्वाइव करना है। और देखो, इतना कुछ बोलने के बाद एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है, और वो है इस फ़िल्म की राइटिंग, ख़ास करके डायलॉग्स को लेकर। देखो, फ़िल्म में डायलॉग्स इस तरीके के रखे गए हैं ना, जो आज तक इंडियन सिनेमा में देखने को लगभग नहीं मिला है। मतलब इधर अगर ऐसे-ऐसे डायलॉग्स किसी फ़िल्म में रहते हैं, जिस तरह के डायलॉग्स इस फ़िल्म में रखे गए हैं, तो इधर वो बैन हो जाती है या फिर सेंसर बोर्ड उन सीन्स को कट कर देता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई भी केस देखने को नहीं मिलता है। जो चीज़ें हम सोसाइटी में सुनने को मिलती हैं ना, लेकिन हम किसी भी फ़िल्म में उस बारे में अगर बात करते हुए भी देखते हैं किसी कैरेक्टर को, तो उसे भी बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आउट करके दिखाया जाता है। लेकिन ये फ़िल्म ब्लेटेंटली उस चीज़ को दिखाती है, जिस तरीके से सोसाइटी में वो चीज़ें घटती है। एंड इवन मेकर्स ने कुछ वैसे वर्ड्स को लाइक चुनने में भी नहीं हिचकिचाहट दिखाई है ना, जो सोसाइटी में लोग किसी अलग कास्ट के लोग को बोलने के लिए डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो, उन वर्ड्स को मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यूट्यूब मोस्ट प्रोबेबली मेरी वीडियो को लाइक इधर डिलीट कर देगा या फिर डिमोनेटाइज कर देगा। बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। एंड ऐसे ही बहुत सारे और कारणों के चलते ये फिल्म आज के टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म निकल के सामने आती है। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने कल के पोस्ट में ये कहा था कि दिस फिल्म इज़ अ प्योर 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बट फिल्म को देखने के बाद और अब मैं जब इस फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे इस फिल्म में कुछ कमियां दिख रही है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर वो सारी चीज़ें नहीं रहती, तो फिल्म एक लेक्चर बन के रह जाती। जैसे फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स है ना, मतलब कॉमेडिक सीन्स है, जिन्हें फिल्म में एक रिलीफ के तौर पे ऐड किया गया है, क्योंकि फिल्म जिस तरह के सब्जेक्ट से डील करती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और अगर वो डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट के बीच में कुछ सिचुएशनल कॉमेडी नहीं की जाती ना, तो आज के टाइम पे जिस तरीके की ऑडियंस की माइंडसेट हो गई है किसी भी फिल्म को लेके, उसके चलते ये फिल्म एक टोटली बोरिंग फिल्म बन के रह जाती। और देखो, फिल्म जैसे कंप्लीट हुई ना, तो मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि ये तो किसी क्राइम पेट्रोल का एपिसोड लग रहा है, और वो लोग हंसने लगे थे इसके बाद। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये फिल्म तो एक फिल्म के तौर पे ली गई है। मतलब इस फिल्म को कोई भी आगे सीरियस नहीं लेने वाला है। एंड इस फिल्म से लाइक सोसाइटी में 1% का भी चेंज नहीं आने वाला है। एंड आई नो दैट्स अ सैड थिंग टू से, बट इट्स द बेटर ट्रुथ। बट स्टिल मैं मेकर्स की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई और फिर उसमें कमर्शियल एक्टर्स को भी लिया और उनसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी निकलवाया, जो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सारी चीज़ों को एज इट इज़ दिखाया जो सोसाइटी में घटती है एंड जो सोसाइटी में लोग बोलते हैं। और ये फिल्म रिजर्वेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ों पर भी ना बहुत जोर करती है। मतलब शायद ही इंडियन सिनेमा में ऐसी कोई फिल्म बनी थी ना,
जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजर्वेशन के बारे में इतनी खुली तरीके से बात की गई है, बट वो बैन नहीं हुई। जहाँ पर दोनों पक्षों का, जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है और जो रिजर्वेशन के सपोर्ट में है, उन दोनों के आर्ग्यूमेंट को बहुत हेल्दी वे में इस फिल्म में दिखाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आर्ग्यूमेंट आगे चल के हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड यस, इतना कुछ बोलने के बाद मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मुझे पता है कि ये साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं ना, जो साउथ इंडियन फिल्मों को उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना पसंद नहीं करते या फिर देखना ही नहीं चाहते हैं। एंड अगर वैसी किसी फिल्म का रीमेक बनता है जो कि डेफिनेटली से एक बहुत ही अच्छा रीमेक है, देन आई गेस देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। वेल, इसके बाद अगर फिल्म की और क्वालिटीज की बात की जाए फिल्म के नजरिए से ही, तो यस, इट्स अ टेक्निकली वेल मेड फिल्म, जहाँ पर डायलॉग्स हार्ड हिटिंग है और म्यूजिक बेमतलब का, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि सिचुएशन को बस थोड़ा इग्नोर करके एक सेंस ऑफ कंफर्ट ऑडियंस को देने के चक्कर में इन सारे गानों को डाला गया है। डेफिनेटली नॉट। हर एक गाना का अपना एक मकसद है, जो ये फिल्म उन गानों को आने से पहले आपको बताती भी है। हाँ, भले आप कह सकते हैं कि फिल्म में एक गाना है शादी के दौरान जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चीज़ों को थोड़ा कमर्शलाइज करने के चलते कुछ चीज़ें फिल्मों में डाली जाती है, एंड ये गाना उसी चीज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्टर्स की एक्टिंग, खास करके सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति डिमरी, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज लीड एक्टर। बट जो सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो है सौरभ सचदेवा सर की तरफ से। मतलब उन्होंने सोसाइटी की उस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को दर्शाया इस फिल्म में, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते ना उसके आगे कुछ सोच पाते हैं, ना उससे बढ़कर कुछ सोच पाते हैं, एंड दे ब्लेम द लो कास्ट पीपल फॉर ऑल दी रॉन्ग डूइंग्स। और इस फिल्म में ना एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सीन है, लेकिन अगर मैं वो आपको बताऊंगा ना तो वो इस फिल्म का एक स्पॉइलर हो जाएगा। बट मैं बस इतना एग्जांपल देना चाहता हूँ ना कि इस फिल्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अलावा जो मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसे भी बहुत ही हॉन्टिंग तरीके से दिखाया है। मतलब फिल्म में एक सीन आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि एक फैमिली में एक लड़के और एक लड़की के बीच में लाड प्यार में कितना बड़ा डिफरेंस है ना, तो वो चीज़ आपको उस पार्टिकुलर सीन में बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करेगा। एंड यस, अगर देखा जाए तो दिस इज अ डेफिनेटली मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरीवन। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कोई फिलोसफिकल भाषण नहीं झाड़ना चाहता हूँ, फिर भी अगर इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर मैं कोई चीज़ बोलना चाहूँगा ना, तो मैं यही बोलूँगा कि दोज पीपल हु आर थिंकिंग दैट दिस इज जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी एंड ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं है, देन दिस स्टोरी इज एज फेक एज वुमेन्स इक्वल राइट्स।